बेरोजगारी युवाओं के दिलों की धड़कन भावी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश से मैं प्रार्थना करूंगा भाई अभय सिंह चौटाला से वो आए और अपना संदेश आपको दे। भाई अभय सिंह चौटाला जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे विधायक चौधरी नफीस सिंह राठी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अब आप बैठ जाओ आराम से। अरे बंद करो फोटो वाला काम तो। नवनियुक्त पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री नरेंद्र वर्मा जी, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्री नरेश सारण जी, बादली से 2 दफा रहे विधायक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करने वाले विधानसभा के मेरे पूर्व में रहे साथी श्री नरेश शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष श्री रामकिशोर छिल्लर जी, रामकिशन चार जी, मेरे साथ मंच पे बैठे हुए पार्टी के हल्का के, जिला के, प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज के इस जिला के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे उन सब साथियों ने आपके सामने देश में भाजपा की दूसरी दफा बनी सरकार और प्रदेश में 8 महीने पुरानी बनी हुई सरकार के बारे में खुलकर के चर्चा करी। इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई थी कि ये कोरोना की जो बीमारी हमारे देश में आई, इस बीमारी के दौरान किस किस्म से लोगों ने जहां इस बीमारी के भय से, डर से कैसे अपने आप को बचाया जा सके, कैसे अपने परिवार के लोगों को इस महामारी से दूर रखा जा सके, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कोई आदेश दिया उनको मान करके 80 दिन तक अपने आप को घरों में बंद रख करके, जहां 80 दिन अपने आप को घरों में बंद रखा, वहीं बाजार के अंदर जो छोटी मोटी दुकान करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम करता था, उसने अपना शटर डाउन करके देश की मजबूती के लिए देश के प्रधानमंत्री के संदेश को मानने का काम किया। ना केवल उस दुकानदार ने, बल्कि जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग थे उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियों को शटर डाउन करने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब पूरी दुनिया में ये कोरोना बीमारी जो है
जिसने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर रखा था, जहां इस महामारी की बहुत बड़ी मार पड़ रही थी, बहुत बड़ी चपेट में लोग आए हुए थे। अमेरिका में, आपके इंग्लैंड में, स्पेन में, फ्रांस में, पेरिस में, जहां इन यूरोप के मुल्कों में तबाही मचा रखी थी इस कोरोना ने, उन्होंने तो इसलिए लॉकडाउन किया था कि इस महामारी से अपने देश के लोगों को कैसे बचाया जा सके। जहां हजारों की संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में थे, जहां हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे, वो देश तो लॉकडाउन जब खत्म कर रहे थे अपना, तब इस बीमारी के ऊपर उन लोगों ने काबू पा लिया था। आज की तारीख में यूरोप के जिन देशों में तबाही थी, वहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह मान लिया था कि अमेरिका ने अगर लॉकडाउन कर दिया, यूरोप ने लॉकडाउन कर दिया, लंदन ने लॉकडाउन कर दिया, कहीं तू पीछे ना रह जाए, इसलिए देश के अंदर उसने भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हमारे यहां जब लॉकडाउन आया तो केवल 500 मरीज थे और हमारे सामने सरकार की तरफ से बैठ करके ये बताया जाता था कि हम इस बीमारी पे काबू पा लेंगे, हम इन 500 मरीजों को ठीक कर लेंगे, हम इस देश को इस वायरस से मुक्त करा देंगे, हम कोरोना से जीत हासिल कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने हमारे साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी। उसने हमारे से राय मांगी थी कि हमें इस कोरोना से कैसे निपटना चाहिए। हमने कहा कि सरकार का काम है, जो सरकार फैसला लेगी हम आपके साथ खड़े होकर के उस फैसले को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने फैसला ले लिया, लॉकडाउन करेंगे, और लॉकडाउन करके लोगों को घरों में बंद कर दिया। हम तो ये मानते थे कि इस लॉकडाउन की वजह से बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन साथियों अजीब बात है, दुनिया ने इस पे काबू पा लिया और हिंदुस्तान जहां 500 मरीज से 500 की बजाय आज 5 लाख को पार कर गए। 5 लाख से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? आज 20-20 हजार मरीज रोजाना इसकी चपेट में आते हैं। नए नए केस रोज सुनने को सामने आते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है हमारे पास अब इसका कोई इलाज नहीं। तो फिर 80 दिन किस लिए लॉकडाउन रखा था? अगर इलाज नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, तो फिर लोगों का कारोबार क्यों छीना? क्यों लोगों को डराने का काम किया? एक तरफ 80 दिन बंद करके रखा और अब कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। जो बाजार में छोटी मोटी दुकान करता था उससे जाकर के पूछो कि उसने 80 दिन कैसे निकाले हैं। जब लोग भूखा मर रहे थे, ये सरकार उन तक राशन पहुंचाने की बजाय शराब के ठेके खोलने की बात करती थी। हमने सुना था, अपनी आंखों से देखा भी, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में हरियाणा प्रदेश में भूमाफिया खड़ा हुआ था। किसान की जमीन को कैसे भूमाफिया के हवाले किया जाए, इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में दफा 4 और 6 के कीमती जमीन के नोटिस जारी हुआ करते थे और हम उसका विरोध करते थे कि आप जमीन लूटने का किसान के का काम कर रहे हो, आपने माफिया खड़ा कर रखा है। 72,000 एकड़ जमीन किसान की लेकर के, सस्ते में लेकर के अपने जद्दों को सौंप करके अपनी जेबें भरने का काम किया। कांग्रेस के राज से तंग आकर के लोगों ने बीजेपी को सत्ता सौंपी थी और सत्ता सौंप करके
ये मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वायदे किए उनको पूरा करेंगे। उन्होंने वायदे पूरे करने की बजाय हमें जात पात के नाम पे लड़ाया। जाट आरक्षण की आड़ में 35-36 जात के नारे लगा करके हमें अलग थलग करने की कोशिश करी। उसी दिन से लोगों ने मन बना लिया था, फैसला कर लिया था, जिस दिन चुनाव आएगा भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। लोग तो भाजपा को सत्ता से बाहर कर रहे थे। लोगों की इच्छा तो थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राज इस प्रदेश में बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ ऐसे कमजोर लोगों को जो आपकी पार्टी में हुआ करते थे, उन्हें लालच दिया, लोभ दिया, प्रलोभन दिया। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को तोड़ने में कामयाब हुए। पार्टी टूट गई। पार्टी टूटने के बाद विधानसभा का चुनाव आया। 10 लोग जेजेपी से जीत करके आ गए, जो ये कहते थे हम किसी कीमत पे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। जिन्होंने नारे दिए थे, जिन्होंने वायदे किए थे, लोगों के बीच में भाषण देकर के कहते थे, खास करके रोहतक में, झज्जर में, जींद में, सोनीपत में जब आते थे तो हर व्यक्ति को याद दिलाते थे और कहते थे कि भाजपा की वो ये सरकार है जिसने हमारे हरियाणा प्रदेश के 100 से ज्यादा बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तब गिनवाते थे कि 32 तो आरक्षण की आड़ में नौजवान बच्चे मार दिए, और फिर याद कराते थे कि पंचकुला में 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन जब सत्ता सरकार बनाने की बात आई तो इन लोगों ने उन साथियों को भूल गए, उन लाखों लोगों को भूल गए जिन्होंने इन पे विश्वास किया था, भरोसा किया था। उन लोगों के विश्वास को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार में शामिल हो गए। उस वक्त तो ये बात कहा करते थे कि अभय सिंह ने हमें पार्टी से निकलवा दिया। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया करते थे। मेरे बारे में लोगों के बीच में पता नहीं कैसी कैसी भाषा बोली जाती थी। मुझे गुंडा कहा जाता था, बदमाश कहा जाता था। मुझे यह भी कहा जाता था कि मैं कार्यकर्ताओं का अपमान करता हूं। इस किस्म की बातें कह करके लोगों को बरगलाया, सत्ता में आ गए। लेकिन साथियों, झूठ बोलने वाले व्यक्ति ज्यादा दिन लोगों के बीच के अंदर उस झूठ के सारे अपनी राजनीतिक ताकत नहीं चमका सकते। झूठ के पांव नहीं हुआ करते। सच्चाई 100% लोगों के सामने आती है। अब सच्चाई सामने आने लगी कि नहीं आने लगी? एक मिनट, मन तो कह लेने दे पहले तो। अब लोगों को पता लग गया कि ये जो लोग थे जिन्होंने तुम्हें गुमराह किया था, ये तो केवल और केवल सत्ता पे काबिज होना चाहते थे। सत्ता में काबिज नहीं हुए। इन लोगों ने पिछले 8 महीने में इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नशे का माफिया खड़ा कर दिया। जब लॉकडाउन चल रहा था, मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि हमारे प्रदेश के अंदर चिट्टा और स्मैक जो है वो हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों को नशा बेचने वाले लोग उसकी लत डालने का काम कर रहे हैं। आप इस कोरोना से तो छुटकारा सरकार दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप एक काम कर सकते हो। आज लॉकडाउन चल रहा है, गांव के दरवाजे से, घर के दरवाजे से बाहर कोई निकल नहीं सकता। गांव में लोगों ने ठीकरी पहरे लगा रखे हैं, जगह जगह पुलिस के नाके लगे हुए हैं।
हमारे सारे बॉर्डर सील है, तो जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं कम से कम उनकी पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, ताकि हमारी नई पीढ़ी इस नशे से बच सके। मुख्यमंत्री था, डीजीपी था, होम सेक्रेटरी था, इनका मंत्री था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, मैं था, हम 6-7 लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। उन्होंने अपने डीजीपी को आदेश दिए और कहा कि अब ठीक समय, ये नशे का कारोबार करने वाले लोगों को, आप लोगों को सख्ती से निपटना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है, डीजीपी को आदेश तो हो रहे थे नशे बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, और एक नया माफिया और पैदा उस सरकार ने कर दिया, शराब का माफिया। शराब माफिया हुआ कि नहीं हरियाणा में? जो शराब गोदामों में पड़ी थी, जिसपे सील लगा रखी थी, जो पुलिस कस्टडी में थी, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास थी, उनके पीछे से दरवाजे खोल करके उनमें से लाखों बोतल शराब की निकाल करके, जो शराब की बोतल 100 रुपए में ठेके में बिकती थी, 300, 400 रुपए में ब्लैक में बेचने का काम किया। उसके लिए जब पता लगा कि इस तरह से शराब की चोरी होगी, जब इसका शोर मचा, जब टेलीविजन में खबरें आई, जब हम लोगों ने डिमांड करी कि इन माफियों को पकड़ा जाए, जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो जहां उनको गिरफ्तार किया वहीं उसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन करना था, एसआईटी बना दी। आज तक एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से एक कागज भी जो एसआईटी की टीम बनाई गई उसको नहीं दिया गया। जब उन्होंने डिमांड करी कि हमें एक्साइज डिपार्टमेंट बताए कि तुम्हारी गोदाम में कितनी दारू थी, तो उन्होंने उनको कोई कागज दस्तावेज देने की बजाय ये कहा कि हमें तो ऊपर से आदेश है, आपको एक भी कागज ना दिया जाए। तो इसका मतलब जो दारू बिकवाई गई, निकलवाई गई, वो सरकार में बैठे लोगों का काम था, इसलिए उस शराब की चोरी हुई थी। चोरी करने वाले कोई और नहीं थे, एक तो जजपा का नेता था, क्या नाम था उसका, राणा, क्या राणा, सतविंदर राणा, पूर्व विधायक था, जो इनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था कलायत से, पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष था। अगर कोई दस्तावेज पकड़वा देते तो फिर राणा को और ज्यादा मरोड़ा जाता, और जब उसके मरोड़े लगाए जाते तो फिर मान करके चलो वो भी नाम बताता कि किन लोगों ने मुझे कहा था कि तू चोरी करा ले, बेच ले। केवल दारू दारू की बात नहीं है, किसान फसल मंडी में लेकर के गया, उसकी फसल पे भी डाके डाले गए। इस इलाके में सरसों होती है, आपकी सारी सरसों बिक गई क्या? सरसों बिक गई कि नहीं बिक गई? सबकी 17,000 किसान ऐसे हैं इस प्रदेश में, 17,000 किसान ऐसे हैं इस प्रदेश में आज की तारीख में भी, जो मेरे पास लिस्टेड है, मेरे पास उनकी लिस्ट बनी हुई है। लोग विधानसभा का सत्र जब आएगा, उन 17,000 किसानों के नाम के साथ एक प्लिंथ बना करके लेकर के जाऊंगा और मुख्यमंत्री के आगे फेंक करके मारूंगा, उससे पूछूंगा कि इन किसानों का क्या दोष है जिन्होंने तेरे यहां रजिस्ट्रेशन कराई थी, जिन्होंने जाकर के तेरे अधिकारियों को यह जानकारी दी थी कि हमारे फलाने फलाने एकड़ के अंदर सरसों की बिजाई की हुई है, लेकिन साथियों उनकी सरसों खरीदने की बजाय आपके साथ सटा हुआ जो राजस्थान का महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के साथ का इलाका है, वहां से 400-500 रुपए क्विंटल सस्ते में सरसों ला करके हजारों क्विंटल सरसों जो है हरियाणा प्रदेश के गोदामों में भर दी।
मुझे जब जानकारी मिली और मैंने जब मुख्यमंत्री को इस बात के लिए अवगत कराया, मुख्यमंत्री से जब मैंने बात करी, तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई कि इसकी जांच की जाए। जब जांच करी, चोरी पकड़ी गई, तो साथियों चोर को पकड़ने की बजाय मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी 4 सस्पेंड कर दिए। जो 4 सस्पेंड किए, अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कौन सरसों लाया, कहां से लेकर के आया, किसने गोदाम में रखी, उनके नाम आज तक नहीं बताए। सरसों वाले की, सरसों किसान की, हरियाणा की आज भी अपने घर में पड़ी है। आज अगर बाजार में बेचने जाता है तो 500 रुपए सस्ते में देनी पड़ती है। यही हालत कणक में थी, यही हालत चने में थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी करा था कि पंचायत की जमीन में किसान अब की बार ठेके पे लेकर के धान नहीं लगा सकेगा। अगर कोई धान लगाएगा तो हम उसको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देंगे। यह भी आदेश जारी कर दिया था कि जिस किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, अगर वो 5 एकड़ से ज्यादा धान लगाने का काम करेगा तो हम उसको ना ट्यूबवेल का कनेक्शन देंगे, ना हम उसको आरजी मोरी देंगे। आदेश ये भी कर दिया था कि हम उसका धान खरीदेंगे भी नहीं। और मैंने जब इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं हजारों एकड़ जमीन जो है ठेके पे लेकर के धान लगाऊंगा, देखूंगा सरकार मुझे कैसे रोकेगी, तो अगले दिन अपना आदेश वापस ले लिया। आदेश वापस लेकर के लोगों से कहा कि 8,000 रुपया एकड़ के हिसाब से आपको देंगे, आप मक्के की खेती करो। किसान के सामने एक बड़ी मुश्किल थी। अब की बार लेबर सारी बिहार चली गई, उड़ीसा चली गई, उत्तर प्रदेश चली गई। धान लगाने वाले लोगों की कमी आ गई। जहां किसान 50 एकड़ 40 एकड़ में अपने खेत में धान लगाता था, उसने 15 एकड़ में लगाया। उसने मक्के की खेती शुरू कर दी। मक्के का सरकारी भाव 2,000 रुपए क्विंटल है। और मक्का जब तैयार हो गया, मक्का निकाल करके किसान मंडी में जब बेचने गया, वो ये उम्मीद करता था कि तेरी धान मक्के की फसल जो है सरकार खरीदेगी। सरकार ने खरीदने की बजाय उसे 800 रुपए क्विंटल पे बेचने पे मजबूर कर दिया। 1,200 रुपए क्विंटल उस किसान को कम मिले। जो 8,000 रुपए का प्रोत्साहन देने की बात करते थे, कहीं 8 रुपए भी आज तक नहीं दिए। किस तरह किसान कमजोर हो, कैसे किसान पे मार पड़े, इसके लिए अब तो नई एक प्रधानमंत्री ने घोषणा और कर दी। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि मंडियों की जरूरत नहीं है, मंडी खत्म कर दी जाए। किसान अपनी फसल जहां मर्जी, जिस प्रदेश में, जिस मर्जी शहर में ले जाकर के बेच सकता है। अब झज्जर के आसपास का किसान अपना बाजरा रोहतक ले जाकर के कैसे बेचेगा? अपना बाजरा जो है भिवानी कैसे ले जाकर के बेचेगा? झज्जर की मंडी इसलिए बनाई गई थी कि आसपास के किसान को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा सफर ना करना पड़े, नजदीक में जाकर के अपनी फसल बेच करके आए। ये लोग मंडियों को खत्म करने जा रहे हैं। ये लोग अगले समय जब धान लेकर के मंडी में जाओगे तो आपको सामने से जवाब मिलेगा कि सरकार ने फैसला कर लिया धान न खरीदेंगे, जहां मर्जी बेच करके आओ। आप चाहते हो ऐसे लोग सत्ता से बाहर हों, तो फिर साथियों आपके पास बड़ौदा का उपचुनाव है। जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र है, आपके झज्जर जिले की अनेकों रिश्तेदारियां वहां पे होगी। आपका भाईचारा भी होगा, आपके सामाजिक रिश्ते भी होंगे। अगर आप और हम अभी से मिलकर के वहां के लोगों के साथ बातचीत करें, उन्हें हम इन सब बातों से अवगत कराएं और उनसे हम कहें कि हरियाणा को बचाने के लिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को
जो उम्मीदवार आपके बीच में चुनकर बन करके आए उसकी जमानत जब्त कराओ। फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भेजो। अगर आपका उम्मीदवार वहां से जीतता है, अगर आपका उम्मीदवार अब की बार वहां से जीतता है, आज के जो हालात हैं, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, जेजेपी को छोड़ करके लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुझे आज ये हमारा 8वां जिला है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जिसमें 150, 200, 300 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई हो। कोई कांग्रेस छोड़ के आया, कोई बीजेपी छोड़ के आया, किसी ने जेजेपी से घर वापसी करी। कोई दिन ऐसा नहीं था इस लॉकडाउन में जिस दिन मुझे फार्म पे जाकर के लोग ज्वाइन ना करके आए आपकी पार्टी को। किसी ने चंडीगढ़ आकर के ज्वाइन किया, किसी ने फार्म पे, किसी ने सरसा में जाकर के, मैं किसी को जींद रोहतक जाकर के करा के आया। आज लोग आपकी तरफ इसलिए विश्वास कर रहे हैं आप पे कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की, मजदूर की, कमेरे की हिमायत करने का काम किया था। उन्होंने हमेशा उसके साथ न्याय कराया था। भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने किसान का शोषण किया। लोग इन लड़कों से उम्मीद करते थे कि ये किए हुए वायदे पूरे कराएंगे। ये तो 5100 रुपए पेंशन दिलवाने की बात भी करते थे। 250 रुपए पेंशन बढ़ी, उस 250 में से 200 रुपया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमने पिछले 5 वर्षों में भी 200 रुपया बढ़ा करके 2000 किया था। 200 रुपया तो उन्होंने बढ़ा दिया और यह भी कह दिया कि 50 रुपया जो है हम जेजेपी वालों के कहने से बढ़ा रहे हैं। हैरानी की बात है, हम कहीं अपनी बच्ची का सिर पुचकारते हैं, हम कहीं कोई अपने बच्चे के रिश्ते में जाते हैं, कहीं भी सवाया करके दे के आने का काम करते हैं। हम तो 11 देते हैं, 21 देते हैं, 51 देते हैं। ये तो 50 में रह गए, 51 भी नहीं कर सके। रह गए कि नहीं रह गए साथियों? तो लोग आप पे आज इसलिए भरोसा करते हैं कि आपने लोगों से जो वायदे किए चौधरी देवीलाल ने उनको पूरा किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 से 2005 के दौरान अनेकों सहूलियत हरियाणा प्रदेश के लोगों को देने का काम किया। अगर इस चुनाव में जाकर के मेहनत करोगे, लोगों से मिलोगे, उनको पार्टी के साथ फिर से जोड़ने का काम करोगे, अगर आपकी पार्टी वहां से चुनाव जीतती है तो फिर याद करो सन 1996 का वक्त, जब चौधरी बंसीलाल ने जोड़ तोड़ की एक सरकार बनाई थी, जिसमें बीजेपी भी थी, जिसमें जनता दल भी था और जिसमें बंसीलाल की पार्टी भी थी। एक बाई इलेक्शन हुआ था, चौटाला साहब चुनाव जीते थे और चंद महीनों के बाद चौधरी बंसीलाल की सरकार जो है टूट गई थी, क्योंकि जुगाड़ की सरकार थी और जुगाड़ ज्यादा दिन नहीं चला करते। जुगाड़ देखने में सुंदर होता है, लेकिन जब निकलता है तो फिर जितना सुंदर लगता है उतना ही ज्यादा टूटता हुआ नजर आता है। आप एमएलए जिताओ, उसके लिए आप मेहनत करो, अगला काम आप मेरे पे छोड़ दे, जुगाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक कार्यकर्ता जो है इसके लिए अभी से मेहनत करनी शुरू करेगा, अभी से संपर्क करना शुरू करोगे संपर्क। अभी पंडित जी आपको कह रहे थे कि मैंने खाने का बंदोबस्त किया है,
पंडित जी खाने खाने से काम नहीं चलेगा, खीर खुआएगा कि नहीं खुआएगा? ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद।